अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुईद फ़िज़ादा। जैसा कि आप सुन चुके होंगे कि गुज़िश्ता शब को 1 बजे के बाद प्रोमिनेंट टेलीविज़न पर्सन अरशद शरीफ को उनके घर से उठाने की कोशिश की गई। कुछ सादा में लोग जो हैं उनके घर में अफ़राद जो हैं वो दाखिल हो गए। अरशद शरीफ वहाँ पे नहीं थे, उनके ख़ानदान को हरासा किया गया, वहाँ से मोबाइल फ़ोन्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें इकट्ठी करने की कोशिश की गई। अरशद शरीफ को ज़राए से ये पता है कि ये हरकत उन्होंने इस हवाले से एक पिटीशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर बनल्ला के सामने दायर की है। फैसल चौधरी उनके वकील हैं और उन्होंने उनकी उन जो हमें अभी तक पता चला है कि वो ये समझते हैं कि ये जो एक्शन किया है, ये जो हरकत की है, ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए के लोगों ने की है और एफआईए के ऊपर कहीं से प्रेशर आ रहा है और भी बहुत से नाम एफआईए को दिए गए हैं। ये भी मालूम हुआ कि चंद दिन पहले फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए ने साबिर शाकिर साहब को, जो एआरवाई के एक और एंकर पर्सन है, उन्हें भी उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी लोकेशन एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं हो सकी, इसलिए उठा नहीं सके हैं। ये बात अब बिल्कुल सियासी तौर पे नोन है। इनफैक्ट एआरवाई टेलीविजन पे ये बात डिस्कस भी हुई है। ये सारी चीज़ का क्या मतलब, जो चीफ जस्टिस अतर मनल्ला जो हैं, उन्होंने इसका नोटिस ले लिया है। कल उन्होंने एफआईए के डीजी और इस्लामाबाद के आईजीपी जो हैं उन्हें 10 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब किया है। अतर मनल्ला, जस्टिस अतर मनल्ला की पोजीशन जो है इस मामले पे बड़ी वाज़ेह है और उनका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। हम ये भी जानते हैं कि नई आने वाली जो हुकूमत है, शरीफ सरदारी गवर्नमेंट, इसने भी चंद दिन पहले जो नई इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जनाब मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने कहा था कि मीडिया को हरास नहीं किया जाएगा, किसी मीडिया पर्सन के घर कोई नहीं जाएगा। उन्होंने तो इस हद तक प्रॉमिस कर डाला था कि कोई प्राइवेट लोग जो हैं, जो लोग के क्राउड हजूम लेकर कहीं जाते हैं, तो भी वहाँ उनको नहीं जाने दिया जाएगा, उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और उस वक़्त भी मैंने एक व्लॉग में कहा था कि उन्होंने बातें जो की हैं बड़ी एंजेलिक हैं, बहुत अच्छी बातें की हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एक्शंस जो हैं दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये हैरेसमेंट का एक प्रोसेस जो है हो रहा है। इस हैरेसमेंट के प्रोसेस की बैकग्राउंड, ये एनाटॉमी क्या है इसकी? एनाटॉमी हमें ये बताई जाती है कि ये प्रोसेस ये है कि एफआईए पहले से एफआईआर तैयार रखती है, जैसा कि मोहसिन बेग के केस में किया गया। लोगों को उस वक़्त और वो चीज़ जो थी जब वो इमरान खान ने मोहसिन बेग के लिए की, हालाँकि मोहसिन बेग ने बड़े नाज़ेबा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए। आपको याद होगा कि मैंने 1 से ज़्यादा ट्वीट किए थे कि किसी के घर एफआईए को भेजना जो है, ये एक बड़ा गलत प्रेसिडेंट है, ये गलत बात है। टेलीविज़न प्रोग्राम्स में बात उठाई थी। फिर कहानी ये बन गई कि मोहसिन बेग साहब ने पिस्टल लेके फायरिंग शुरू कर दी, उन्होंने भी लोगों को ज़ख्मी किया, ज़दो-कूब किया, कहानी एक डिफरेंट डायरेक्शन इख्तियार कर गई। लेकिन एक बहुत गलत चीज़ की बुनियाद जो है, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने डाली थी और वो चीज़ अब अपने आप को रिपीट करते नज़र आ रही है। तमाम ज़राए हमें ये भी पता चल रहे हैं, एक सेंस ये है, एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो कुछ हो रहा है, ये एफआईए को भी प्रेशराइज़ किया जा रहा है। ये एफआईए की अपनी एक जजमेंट नहीं है, ये उनकी अपनी एक इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये उनका अपना एक एक्शन नहीं है, उनके ऊपर दबाव आ रहा है। और शायद ये दबाव जो है, ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का भी नहीं है, ये कहीं और से ये दबाव आ रहा है। लेकिन नतीजा इसका ये है कि पीएमएलएन जो इस वक़्त फ्रंट फेस है, इस हुकूमत का, इस सेटअप का, वो बदनाम हो रही है, उसकी ब्रांड पावर कम हो रही है, उसकी पॉपुलैरिटी में कमी आ रही है, इसलिए क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की या गालिबन उनके इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह की मंशा नहीं है, लेकिन उन्हें इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा। इससे पहले भी जो बहुत सी चीज़ें हुई, वो हुकूमतों की मंशा नहीं थी, हुकूमतों को इंटरवीन करना पड़ा चीज़ों को ठीक करने के लिए। अब कोशिश क्या करने की जा रही है? कोशिश ये करने की जा रही है, इस मुल्क में बदकिस्मती से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना कमज़ोर है और अदालतों ने भी अपना एक फेयर डिटरेंस रोल जो है, जो उनको अदा करना चाहिए था, वो नहीं किया। तो किसी के ऊपर भी, किसी भी ऑनरेबल जेंटलमैन शरीफ आदमी को, मिडिल क्लास के आदमी को, जो बस्ताबे नहीं है, जो चोर डाकू नहीं है, जिसके पास बहुत महंगे करोड़ों के वकील नहीं है, उसके पकड़ के आप उसके ऊपर बकरी चोर का, किसी भी चीज़ का, रेप का, इंडिसेंट असॉल्ट का, चोरी का, कत्ल का, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा जो है, वो आप उसके ऊपर बना सकते हैं। जो चीज़ें कभी प्रूव नहीं होती, मकसद ये होता है कि लोगों को हिरासत में रखा जाए, उन्हें हरासा किया जाए, उन्हें मारा पीटा जाए, उन्हें डराया धमकाया जाए और उसके बाद उनके ख़यालात में तब्दीली लाई जाए। हाउ स्टूपिड! हू इज़ अरशद शरीफ? अरशद शरीफ जो है वो महज़ अब एक टेलीविज़न एंकर पर्सन नहीं है। साबिर शाकिर महज़ एक टेलीविज़न एंकर पर्सन नहीं रहा। ये तो करोड़ों पाकिस्तानियों की, जो पाकिस्तान में हैं और दुनिया भर में फैले हुए हैं, जो अमेरिका में हैं, जो बर्तानिया में हैं, जो कनाडा में हैं, जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड में हैं, जो मशरिक़ वुस्ता के हर शहर के अंदर हैं, जो यूरोप के हर शहर में, ये तो उनकी आवाज़ बन चुके हुए हैं। एंड आई सैल्यूट अरशद शरीफ। अरशद शरीफ इज़ वेरी बोल्ड। मैंने उनके प्रोग्राम देखे, मैंने उनके ट्वीट देखे और हर दफ़ा मुझे एक एहसास हुआ कि अरशद शरीफ में बहुत मॉरल करेज है, अरशद शरीफ में बहुत हिम्मत है। यही सूरत हाल जो है साबिर शाकिर की है, जिनको चंद दिन पहले उठाने की कोशिश की गई, उसके बाद वो उम्रा के लिए गए हुए थे, अभी भी उनकी तलाश जो है वो जारी है।
अब चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और खुद चीफ जस्टिस अतर मंडला ने इसका नोटिस ले लिया है, हम भी तवक्को करते हैं कि ये इंसैनिटी जो है, ये जो क्रिमिनल मेंटालिटी है, ये रुक जाएगी, सोचने का मौका मिलेगा, एहसास होगा कि इन हरकतों से कभी भी फायदा नहीं हुआ। मैं ये भी तवक्को करता हूँ कि अगर आज खुद नोटिस लेने का, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब के पास कोई अपॉर्चुनिटी है सुओ मोटो नोटिस लेने की, तो उन्हें इस मौके का सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। ये वो प्रोसेस है जहां से पॉलिटिकल करेक्शन का एक प्रोसेस जो है शुरू होगा। अब देखिए, बात इतनी अजीब गरीब है कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि जो भी रजीम इस वक्त आ चुका है, सारे टेलीविजन चैनल इस मुल्क में 33 न्यूज एंड करंट अफेयर्स के टेलीविजन चैनल हैं, उनमें से 30 तो बिल्कुल खामोश हैं। वो तो वही बात कर रहे हैं जो कि निज़ाम चाहता है कि वो बात करें, वो वही राग अलाप रहे हैं जो निज़ाम चाहता है कि अल्पाएं। बहुत ज़्यादा लोग अखबार जो आपके बड़े बड़े अंग्रेजी के वही भी राग अलाप रहे हैं, आपके उर्दू के अखबार भी वही अलाप रहे हैं। तो अगर एक ये 2 टेलीविजन चैनल और चंद लोग अपने वीलॉग्स और अपने ट्वीट्स के ज़रिए रेज़िस्ट करते नज़र आते हैं, जो प्रोमिनेंट फेसेस हैं, तो फिर आप उनका काउंटर नैरेटिव देते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये जो नैरेटिव शेप कर रहे हैं, जो ये बातें कर रहे हैं, जैसे अरशद शरीफ क्या कर रहा है? अरशद शरीफ अपने प्रोग्राम्स के अंदर पुराने फैक्ट्स निकाल के, उन्हें जोड़ के एक नैरेटिव सामने लेकर आ रहा है। वो मुसलसल बता रहा है कि करप्शन की क्या दास्तान थी, किस मौके पे जीआईटी बनी, किस मौके पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, किस मौके पे एफआईए ने क्या कहा, किस मौके पे हुकूमत ने क्या कहा, किस मौके पे किसी और सियासी एहलकार जो अब इम्पोर्टेंट हैं उन्होंने क्या कहा, उस वक्त इकोनॉमिक्स और आईएमएफ के बारे में क्या कहा गया था, अब इकोनॉमिक्स और आईएमएफ के बारे में क्या कहा जा रहा है, पहले महंगाई के बारे में क्या कहा गया था, अब महंगाई के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो अगर अरशद शरीफ का ये नैरेटिव, ये बयानियां हकायक पे मबनी नहीं है, ये गलत है, ये टॉक्सिक है, ये इनएक्यूरेट है, तो ये जो बाकी 30 टेलीविजन चैनल हैं, जो इतनी बड़ी साइबर स्पेस है, जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है निज़ाम के पास प्रेस रिलीज करने की, इंफॉर्मेशन शेयर करने की, उसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा? उसे इस्तेमाल करें, किसी को पकड़ के, मार पीट के, उसकी हरासा करके, उसके खिलाफ केसेस बना के आप कैसे किसी आवाज़ को सप्रेस कर सकते हैं। और वैसे भी इसके अंदर एक सर्टन लॉजिकल और मंतकी किस्म का फेलियर भी है। जब कोई पॉलिटिकल कमेंटेटर एक क्लियर पोजीशन ले चुका होता है और उसकी इतनी प्रोमिनेंट पोजीशन होती है माशरे के सामने, दुनिया के सामने, जितनी अरशद शरीफ की है या साबिर शाकिर की है, जो पोजीशन वो ले चुके हैं, आप कैसे उस पोजीशन को अजीब अजीब किस्म के केसेस बना के, फजूल केसेस जो ज़ाहिर है ऑन द फेस ऑफ इट लगेंगे कि जाली हैं, फजूल हैं, उन केसेस के जरिए आप भला उसे कैसे आप उसको सप्रेस कर सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है। इसके अंदर एक लॉजिकल फ्लॉ है। लेकिन फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब लोग ताकत में होते हैं, वो अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करते हैं और उनके एडवाइजर्स और काउंसिल जो हैं, वो उनको मिसलीड करते हैं, उनको गलत मशवरे देते हैं। जैसे अब ये बात क्लियर हो गई है कि इमरान खान को में इतनी उनको समझ होनी चाहिए थी कि असेंबलियाँ पहले तोड़ देते जब उनके लिए असेंबलियाँ तोड़ना मुमकिन था। कल रात को भी मेरे प्रोग्राम में जनाब अजहर सदीक साहब थे, जिन्होंने कहा कि जब तक अदम एहतमाद की रेजोल्यूशन टेबल नहीं हुई थी 28 तारीख तक, इमरान खान के पास अपॉर्चुनिटी थी कि असेंबलियाँ तोड़ देते। कानूनी तौर पे वो तोड़ने का हक रखते थे, लेकिन उनको किसी ने सही वाइज काउंसिल दी ही नहीं और बहुत से और मशवरे उनको गलत दिए गए। इसी तरह अब भी जो पावर सेंटर्स हैं, उनको गलत मशवरे दिए जा रहे हैं। जो लोग उनके आगे पीछे हैं, वो उनको गलत मशवरे दे रहे हैं। सोल्यूशन यहाँ पर, और इसका कोई हल नहीं निकल सकेगा। पाकिस्तान की तमाम तर तारीख जो है, वो इस चीज़ की गवाह है। अगर गुज़श्ता 50 साल की तारीख देखें कि इस किस्म के हथकंडों ने कभी भी जो है डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स जो हैं, वो नहीं निकले। और जब एक दफ़ा एक मोमेंट डेवलप कर जाता है, तो इस किस्म के टैक्टिक्स से, ये जो एसएचओ टैक्टिक्स हैं, ये जो हथकंडे हैं, उससे वो मोमेंट सिर्फ वो आगे चलता है। और इसमें पीएमएलएन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पहले तो पीएमएलएन को, जो पाकिस्तान की कम से कम दूसरी बड़ी जमात है, पंजाब की कह सकते हैं कि पहली या दूसरी सबसे बड़ी जमात पंजाब की, शायद अभी भी सबसे बड़ी जमात हो, खास करके सेंट्रल पंजाब में उसका बहुत होल्ड है। पीएमएलएन जिसको इस हुकूमत का फ्रंट फेस दिया गया है, और पीपीपी ने बहुत सी ऐसी पोजीशंस ली हुई हैं जहां जिम्मेदारी नहीं है लेकिन फायदे बहुत हैं। तो इस सारी सूरत हाल ये है कि सारा मलबा पीएमएलएन के ऊपर गिर रहा है। इसलिए पीएमएलएन को ये चाहिए, उनकी जो टॉप लीडरशिप है उसमें बहुत सेंसिबल लोग हैं, एसर इकबाल साहब हैं, शाहिद फरहान अब्बासी साहब हैं, उसके अंदर बहुत लोग हैं, उसके अंदर डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, इन सब लोगों को पता है इन चीज़ों का कि इसका मलबा जो है इस सारी चीज़ का, वो पीएमएलएन पे गिरेगा। तो पीएमएलएन को चाहिए कि इस प्रोसेस को रोकें, बिकॉज किसी और को फायदा हो ना हो, किसी और को भी नहीं होगा फायदा, लेकिन पीएमएलएन को डेफिनेटली तौर पे इस चीज़ का नुकसान जो है वो पहुंचेगा। ये मोमेंट है जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब को इसका सुओ मोटो नोटिस भी लेना चाहिए। हल है क्या इस सारी सूरत हाल? देखिए, जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया, शायद किसी ने सोचा था कि वो नेचुरल लगेगा, कुदरती लगेगा, लीगल लगेगा, कॉन्स्टिट्यूशन लगेगा, वो चीज़ हजम हो जाएगी, वो बात बन नहीं पाएगी। उसके ऊपर, जैसे मैंने कहा, 33 में से 30 टेलीविजन चैनल तो इस निज़ाम के साथ खड़े हैं। दोनों बड़े अंग्रेजी के अखबार जो हैं, वो भी तीनों
ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں اس پورے نظام کے ساتھ, لیکن وہ اس نیریٹو کو بنا نہیں پائے. اور جو نیریٹو, جو بیانیہ, جو کہانی, جو پولیٹیکل اسٹینڈ پوائنٹ عمران خان نے لے لیا ہے, اسے اب پاکستان اور دنیا بھر کے لوگ اسے بلیو کرنے لگ گئے ہیں. مغربی ذرائع ابلاغ بھی اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے پاکستان کے اندر, کیوں یہاں پر اس قسم کی ایک صورتحال جو ہے ڈیولپ کر گئی. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے. ہم نے سنا ہے کہ ڈائلاگ کی کوشش کی گئی ہے, بیہائنڈ دا سین رابطے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن عمران خان صاحب نے وہ رابطے جو ہیں وہ نہیں ہونے دیے ہیں, انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے, پولائٹلی انہوں نے ڈکلائن کر دیا ہے. کم از کم 2 دفعہ یہ ایفرٹ کی گئی ہے. پھر اسی لیے ایکس چیف جسٹس آف پاکستان جناب ثاقب نثار صاحب کے ذریعے میسج بھیجا گیا, وہاں سے بھی بات آگے نہیں بڑھ سکی. لیکن حل یہی ہے, اگر پرنسپل لیڈرشپ جو ہے, یہ پرنسپل ڈیسیجن میکرز جو ہیں, ان کے درمیان ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی, تو بالواسطہ کمیونیکیشن بھی ہو سکتی ہے. سیکنڈ ٹیئر پاور سینٹرز جو ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن حل اس کا پولیٹیکل ڈائلاگ ہے, حل اس کا ارلی الیکشن ہے, اور کوئی چیز ورک نہیں کرے گی. آج سننے میں آیا کہ جناب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ عمران خان, قاسم سوری جو ایکس ڈپٹی اسپیکر تھے نیشنل اسمبلی کے, اسی طرح پنجاب کے جو گورنر ہیں عمر سرفراز چیمہ اور چند اور لوگ جو ہیں, ان کے اوپر آرٹیکل 6 کے مقدمے جو ہیں وہ بنائے جائیں. ول اٹ ورک؟ آئی مین what a stupid thing. کوئی انٹیلیجنٹ اپنے ذی شعور شخص, کوئی بھی اگر یعنی ہاف انٹیلیجنٹ آدمی بھی ہے کہ وہ سوچتا ہے ول این آرٹیکل 6 کیس اگینسٹ عمران خان ورک ان دس کنٹری. جس ملک میں شیخ مجیب الرحمان کے خلاف کسی کیس نے ورک نہیں کیا, تاریخ اپنی دیکھیں, کسی اور کے خلاف نہیں کیا, جہاں اتنے بڑے بینکنگ ٹرانزیکشنز کے کیسز بنائے گئے, جہاں پہ اربوں روپے کی ٹرانزیکشن جو ہیں وہ بینکس کے ذریعے ہوئی, جو 45 ارب روپے کا کراچی کا کیس تھا جو 2016-17 میں بعد سامنے آیا, وہ کدھر گیا؟ جو جے آئی ٹی بنی تھی 6 ممبر ملٹی ایجنسی, اس کی 1000 پیج کی رپورٹ تھی, وہ کہاں گئی؟ وہ جو والیوم 10 تھا اس کا کیا ہوا؟ جو ابھی یہ کیس ہے اس کا کیا ہوا؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خود پرائم منسٹر پاکستان جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں, ان کے خلاف فرد جرم عائد ہونی تھی, وہ نہیں ہو پا رہی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام جو ٹولز ہیں, کیسز بنانا, فلاں سیکشن اپلائی کر دینا, فلاں چیز کرنا, انہوں نے ماضی میں بھی ورک نہیں کیا, یہ فیوچر میں بھی ورک نہیں کریں گے. یہ نادانی ہے, یہ بے وقوفی ہے, یہ احمقانہ قسم کے اقدامات ہیں. اس کنٹری کو ایک فوری طور پر جینوئن پولیٹیکل پروسیس چاہیے, اس سے ارلی انتخابات چاہیے. وہ انتخابات تب ہوں گے جب بجٹ کے فوراً بعد اسمبلیز توڑی جائیں, 3 مہینے 90 دن کے اندر ایک انٹرم سیٹ اپ ہو جو سپٹمبر کے آخر میں یا اکتوبر 2022 میں الیکشن کر دے. اس کے اپنے چھوٹے چھوٹے جو مسائل اس کے راستے میں ہیں, اپوائنٹمنٹس اور ڈفرینٹ چیزیں, وہ سب چیزیں جو ہیں اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. یہ ایکسکیوزز ہیں, جیسے چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کو کوئی استعمال کر رہا ہے, وہ آ کے ڈفرینٹ قسم کے ایکسکیوزز دے دیتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے, اب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مئی 2023 سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے. اچانک ان کو سینسس یاد آ گیا. اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن سینسس 10 سال میں ایک دفعہ ہونا ہے, 2017 میں سینسس جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے. جتنے نئے لوگ آئے ہیں ووٹرز لسٹ میں, وہ سب اپنے جب این آئی سی بناتا ہے, ہر وہ پاکستانی لڑکا لڑکی جب 18 سال سے زیادہ اپنا این آئی سی بناتا ہے, وہ این آئی سی نادرا میں کیپیسٹی ہے, وہ ہزاروں لوگوں کے این آئی سی ایک دن میں بنا سکتے ہیں. اگر جو نئے آئے ہیں 20 ملین لوگ ووٹر لسٹ میں آئے ہیں, 15 یا 20 ملین لوگ, تو ان کے تو نادرا بہت جلدی این آئی سی بناتا ہے. اینی ون ہو ہولڈز جینوئن بونا فائڈ این آئی سی, وہ ووٹر ہے. ڈیلیمیٹیشن کو جا کے آپ نے خاردار تاڑے تھوڑا لگانی ہے, آپ نے سڑکوں پہ لائنیں تھوڑا لگانی ہوتی ہیں. ڈیلیمیٹیشن آپ نے کمرے میں بیٹھ کے ایک میتھمیٹیکل ایکسرسائز کرنی. تو سب یہ کہنے کی باتیں ہیں, یہ ایکسکیوزز نہ دیے جائیں. جینوئن پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھنا چاہیے. ہم نے صرف 2 دن پہلے دیکھا کہ کس طرح سے کراچی کے اندر کنفیوشس انسٹیٹیوٹ میں, کراچی یونیورسٹی میں ایک دہشت گردی کا حملہ ہوا, جہاں ایک بلوچ خاتون جو ہیں اس نے اپنے آپ کو ایک سوسائڈ بامبنگ کے ذریعے اڑا لیا, جس کی ہم نے شدید مذمت کی. آپ نے دیکھا بہت سے لوگوں نے نہیں کی, اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے, لیکن میرے جیسے چند لوگوں نے اس کی شدید مذمت کی, اس کا لاجیکل انالیسس ڈائسیکشن کی کہ کیسے یہ چیز جو ہے غلط ہے. لیکن جو لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں اس قسم کی ایک ایلینیشن پائی جاتی ہے, اور واقعی ایک ایلینیشن تو پائی جاتی ہے, اسے ہم انکار نہیں کر سکتے. اس ایلینیشن کو ریاست کے دشمن جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں, پاکستان کے دشمن اس ایلینیشن کو استعمال کر رہے ہیں. اس وقت ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے 2 صوبوں کے اندر انسرجنسی چل رہی ہے. بلوچستان کے کئی ڈسٹرکٹس میں انسرجنسی چل رہی ہے, ارسوائل فاٹا کے اندر بھی بڑی ایک شورش کی کیفیت ہے. ویسٹرن فرنٹ کے اوپر بھی ٹی ٹی پی ہم پہ حملے کر رہی ہے. بہت سی ایسی طاقتیں ہیں جو چاہیں گی کہ کراچی کو دوبارہ ڈیسٹیبلائز کر دیا جائے. کیا انڈر دیز سرکمسٹانسز اب پاورز پاکستان میں ڈیسیجن میکرز یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی ایک سینس آف ایلینیشن جو ہے پیدا ہو جائے؟ پھر اسے کون سنبھالے گا؟ اس کا پھر کیا سولوشن ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو کہیں ایسا بھی ہے کہ بیکاز آف ویریس ریزنس کمیونیکیشن فیلئر ہو رہا ہے, صورتحال سمجھ نہیں آ رہی, تو وائس کاؤنسل پریویل کرے گی, اور ان سارے ہتھ کنڈوں سے یہ جو ایس ایچ او مینٹیلٹی ہے اس سے پیچھے ہٹا جائے گا, اور ایک فل بلون پولیٹیکل ڈائلاگ اور انگیجمنٹ کی طرف جایا جائے گا
दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट. और आज तो वैसे भी शब कदर है और दुआ मांगने का वक्त है. हम सबको दुआ मांगना चाहिए कि जहाँ कहीं गलतियाँ हुई हैं, अल्लाह लोगों को नसीहत करे, उन्हें सलाहियत दे, उन्हें ताकत दे कि वो अपनी गलतियों का मदावा कर सकें, अपनी गलतियों को समझ सकें. पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के 220 मिलियन लोग, 22 करोड़ लोगों के ख़िलाफ़ जो साजिश हुई है, उनके मुस्तकबिल पर जो डाका डालने की कोशिश की गई है, उनकी तकदीर को जो कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, आज की वो रात है कि हमें दुआ मांगने की ज़रूरत है कि इस चीज़ को रोका जा सके, लोगों को अकल आए, उनको सैनिटी आए और वो अपनी गलतियों से पीछे हटें. जिस किसी ने ये गलती की है, मैं नहीं कहता किसने की, हमें नहीं पता, हमें नहीं दिलों के हाल पता, अल्लाह को पता है. हमारे पास गैब का इल्म नहीं है, अल्लाह के पास गैब का इल्म. हमें नज़र ये ज़रूर आ रहा है कि एक अजीब व गरीब किस्म की सियासी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसका हल इस कौम को चाहिए अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए, अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए, अपने फ्यूचर, अपने इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए. थैंक यू सो मच.